Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 27th of October 2022, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट्स और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज़ इम्पॉसिबल इज़ फॉर द अनविलिंग्स। और आज के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के अलग अलग पेज नंबर्स पर दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। बायोटेक पैनल पेव्स वे फॉर commercial use of GM mustard. So finally जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी GEAC ने रिकमेंडेशंस दे दी हैं GM मस्टर्ड के कमर्शलाइजेशन और उसके रिलीज से रिलेटेड। और इस रिकमेंडेशंस के तहत GEAC ने DMH धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 का इन्वायरमेंटल रिलीज अप्रूव कर दिया है, उसको रिकमेंड कर दिया है। और इस रिकमेंडेशन के बाद इंडिया में पहली बार किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कमर्शलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अपनी रिकमेंडेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी ने क्लियरली बोला है कि जब फर्स्ट डेट ऑफ अप्रूवल से लेकर के आगे आने वाले 4 सालों तक ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये वैलिड रहेंगी। और आगे आने वाले 2 सालों में काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम ICAR भी बोलते हैं, ICAR GEAC के साथ कोऑर्डिनेट करके जो फर्दर रिसर्च है, फर्दर स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट करेगी GM क्रॉप को लेकर के, GM मस्टर्ड क्रॉप को लेकर के, और उसके रिजल्ट भी पब्लिश करेगी। अब GEAC के इस रिकमेंडेशन के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो कि स्वदेशी जागरण मंच, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अफिलिएटेड विंग है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, स्वदेशी ग्रुप्स हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनसे अपोजिशन आगे आने वाले टाइम में इस डिसीजन को देखने को मिल सकता है। तो GEAC के इस रिकमेंडेशन को इन्वायरमेंटलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली अपोज करेंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनका ये मानना है कि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप में करना इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इट्स अ डेंजरस मूव फॉर हेल्थ एंड इकोलॉजी। और इसी को लेकर के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन रिजल्ट्स और स्टडीज़ कंडक्ट कराने के लिए भी बोला है, उसके रिजल्ट्स को पब्लिश करने के लिए भी बोला है कि जो हनी बीज हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस GM मस्टर्ड का। तो कई सारी स्टडीज़ आगे आने वाले 2 सालों में कंडक्ट कराई जाएंगी, उनके रिजल्ट्स भी पब्लिश किए जाएंगे। एज ऑफ नाउ GM मस्टर्ड को अप्रूवल मिल चुका है या रिकमेंडेशन मिल चुकी है फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज। हालांकि रिकमेंडेशन देने के साथ साथ GEAC ने यह भी बोला है कि जो साइमल्टेनियस फील्ड है वहाँ पर स्टडीज़ भी ऑल अक्रॉस द कंट्री कंडक्ट कराई जाएगी, जिस पर पॉलिनेटर और हनी बीज पर जो इम्पैक्ट है वो स्पेसिफिकली स्टडी किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। एक्चुअली इट इज़ नॉट द अप्रूवल फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ द GM मस्टर्ड डायरेक्टली, बट हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इट इज़ अ 1 स्टेप फॉरवर्ड। एटलीस्ट अप्रूवल तो मिला। इंडिया में अभी तक अप्रूवल ही नहीं था किसी भी फूड क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसका कमर्शलाइजेशन करने का, बट दिस इज़ एटलीस्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड। और एज ऑफ नाउ जितने भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, स्वदेशी जागरण मंच है, इन दोनों ही ग्रुप्स ने इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन की अपोज करते हुए गवर्नमेंट को दोबारा से इस इशू को रिकंसीडर करने के लिए बोला, और बोला है कि इसका जो फूड क्रॉप है फ़िलहाल के लिए उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनका कमर्शलाइजेशन परमिट ना किया जाए। सो लेट अस सी कि ये जो मूव दिया है, जो रिकमेंडेशन दी है GEAC ने, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आगे आने वाले टाइम में on commercialization of the genetically modified food, on health and ecology. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard. Fresh call for wholesale access network प्लेयर्स। और इसी पर्टिकुलर सेक्शन में हम एक और न्यूज़ भी कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई हो और सेम कंटेक्स्ट की न्यूज़ है। तो डिस्कस कर लेते हैं पहली न्यूज़। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से को पुश कर रही है, उससे अगेन रिक्वेस्ट कर रही है। किस बात की रिक्वेस्ट कर रही है? टू एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन ऑन क्रिएशन ऑफ सेपरेट कैटेगरी ऑफ लाइसेंस फॉर हुम, फॉर एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर्स। जो ANPs हैं, जो होल सेल बेसिस पर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी का लाइसेंसिंग प्रिपेयर किया जाए, सेपरेट कैटेगरी का लाइसेंस हो, उनको टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की तरह से लाइसेंसिंग ना दी जाए। और इसके लिए ट्राई जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बहुत लॉन्ग टाइम से पुश कर रही है। हालांकि कई बार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है, बट स्टिल ट्राई इज ट्राइंग अगेन। और उसने डॉट को फिर से लिखा है कि डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर केस जो ANPs हैं उनके लिए सेपरेट लाइसेंसिंग का जो केस है उसको रिकंसीडर करे, उसको दोबारा से डिस्कस करे। क्योंकि ट्राई की रिकमेंडेशंस हैं कि जो ये एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, ANPs हैं, दैट कैन बिल्ड द complete network to provide its services to different telecom operators, internet service companies, among other on wholesale basis। तो ये wholesale basis पर अगर इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है तो इनके लिए जो लाइसेंसिंग है वो भी स्पेक्ट्रम की लाइसेंसिंग वो भी एक सेपरेट कैटेगरी में है। हालांकि जो डॉट का आर्ग्यूमेंट है उसका ये कहना है कि योर recommendation is very good, but in India there is no such demand for wholesale on wholesale basis। इंडिया में कोई significant market demand है ही नहीं इस तरह के लाइसेंस के लिए। इवन अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में या सेम इंडस्ट्री में एक नया वर्टिकल क्रिएट करेगी एंड प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर्स इसमें नए एंटर करें। बट एज ऑफ नाउ इंडिया में सिग्निफिकेंट मार्केट डिमांड नहीं है इस तरह की लाइसेंसिंग के लिए। हालांकि ट्राई ने दोबारा से इस चीज़ को सजेस्ट करते हुए पुश करते हुए बोला है डॉट को कि अगर इस तरह की लाइसेंसिंग प्रोविजनिंग कर दी जाती है तो जो ओवरऑल कॉस्ट है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की ये रिड्यूस हो जाएगी, जिसमें 3 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अभी फ़िलहाल इंडिया में हैं, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। तो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए भी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है उनकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, होलसेल लाइसेंसिंग का अगर प्रोविजन आता है। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ उनके लिए भी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगी। अपार्ट फ्रॉम इट जो नए प्लेयर्स हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। और अगर हम इसको बहुत माइन्यूटली कंसीडर करें तो अगर ये होलसेल लाइसेंसिंग प्रोविजनिंग आ जाती है आफ्टर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ रिकमेंडेशन, तो उसमें जो अडानी ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अडानी ग्रुप को टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी विदाउट डायरेक्टली कॉम्पीटिंग विद द जियो। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अगर नई कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है तो जियो ने बहुत बड़ा एंट्री बैरियर करके रखा है। तो अडानी ग्रुप जो कि इस समय बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है उसकी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अभी प्रेजेंस नहीं है। अगर ये होलसेल लाइसेंसिंग का एक सेपरेट कैटेगरी आ जाती है इसके लिए, इसके जो रिकमेंडेशन हैं ट्राई के अगर वो डॉट एक्सेप्ट कर ले तो अडानी ग्रुप को एंट्री मिल सकती है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में। सो दीज आर द न्यू पोटेंशियल दैट ट्राई इज लुकिंग फॉर एंड रिक्वेस्टिंग फॉर डॉट टू अप्रूव इट। एज ऑफ नाउ 2 times डॉट हैव रिजेक्टेड इट। तो फिलहाल जो ट्राई का अप्रूवल है कि डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए डिफरेंशियल लाइसेंसिंग होनी चाहिए, उस रिकमेंडेशन को देखते हुए हो सकता है आगे आने वाले टाइम में डॉट इस पर्टिकुलर होलसेल लाइसेंसिंग के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले। एज ऑफ नाउ ट्राई इज ऑन रिक्वेस्टिंग मोड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नीड टू इंस्टॉल 10K 5G टावर्स एवरी वीक सेज वैष्णव। इंडिया में कुछ सिटीज़ में 5G रोल आउट हो चुका है और इंडिया एज अ कंट्री 5G ऑपरेशंस को 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए फुल्ली तैयार हो रहा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का अप्रोच है कि इंडिया को 5G सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल 5G सर्विसेज, प्रोमिनेंट ग्लोबल 5G सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में आगे लाना, उसको देखते हुए एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और उसी को लेकर के जो हमारे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है मिस्टर अश्विनी, उनका ये कहना है कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनका अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो उन्हें हर वीक इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 5G टावर इंस्टॉल करने हैं, जो कि अभी केवल 2.5
5 के हैं। तो अभी जो इंस्टॉलमेंट रेट है वो 2500 पर वीक है। पर जिस तरीके से 5G को अगर बहुत जल्द रोल आउट करना, जो टारगेट सेट किए गए हैं उनको देखते हुए एटलीस्ट 10K का रेट रिक्वायर है एवरी वीक। तो एक इवेंट था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। उस इवेंट में हमारे जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को रीट्रेट किया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मिनिस्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट 5G के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को रीट्रेट किया है। पहले भी गवर्नमेंट इस बात के लिए बोल चुकी है कि जिस तरीके से इंडिया को हम ग्लोबल 5G नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर बनाना चाह रहे हैं, एक प्रोमिनेंट ग्लोबल 5G नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है और प्राइवेट प्लेयर को साथ में आकर के इन्वेस्टमेंट करना होगा। गवर्नमेंट विल ओनली बी अ फैसिलिटेटर। सो लेट अस सी कि इसका क्या इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलता है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, दैट इज आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सोरिंग इन्फ्लेशन सेट टू डेंट सैलरी हाइक फॉर सेकेंड ईयर। इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। पैंडेमिक के बाद और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो सिचुएशन बन रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमीज़ हैं वो अपने 40 से 30 सालों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देख रही हैं इन्फ्लेशन में। और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अदर सेक्टर पर भी स्पिल ओवर हो रहा है। अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, वर्क फोर्स की बात करें और वेजेस की बात करें, तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए ऐसा भी एंटिसिपेट किया जाए जो डेफिनेटली जो डीएज हैं, जो वेज जम्प्स हैं, वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि डीएज बढ़ेंगे। तो एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ कंट्रीज ग्लोबली एक्सपेक्टिंग टू रिपोर्ट रियल टर्म वेज हाइक। तो फिलहाल के लिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो वेजेस पर क्लियरली विजिबल होगा डीए के फॉर्म में। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 37% कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन्फ्लेशन की वजह से रियल टर्म वेजेस हाइक एंटिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे हिट जो रीज़न है वो यूरोप है। यूरोप में जो वर्क फोर्स है उसकी वेज जो एचआर हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी वेजेस सिग्निफिकेंटली, जो रियल सैलरीज हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की वजह से जो यूरोप है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी वर्क फोर्स है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। यूके एम्प्लॉयज़ सफर्ड देयर बिगेस्ट हिट दिस ईयर सिंस द सर्वे किक्ड ऑफ इन 2000। और अगर हम ओवरऑल यूरोप को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का डाउन देखने को मिल रहा है यूरोप में सैलरीज में, वेजेस में, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से ये डाउन देखने को मिल रहा है और यूके के एम्प्लॉयज़ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। जबकि अगर इंक्रीमेंट देखा जाए तो 3.5% का एवरेज नॉमिनल पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बट द सैलरीज इन रियल टर्म फेल अप्रॉक्सीमेटली 5.6%। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 9.1% एवरेज इन्फ्लेशन चल रही है इस समय यूके में। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? नॉमिनल वेज ग्रोथ माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो वेज ग्रोथ है उसको, उसमें से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को माइनस कर। हम सभी जान रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है इंडिया में 7 के मार्क के ऊपर चल रही है, यूएसए में 8 और यूके में 9। तो अगर वेज ग्रोथ को हम माइनस कर दें, वेज ग्रोथ से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, तो हमें पता चलेगा कितना हमें डाउन या इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्चुअल वेज में। तो यूके में 5.6% का गैप है इन स्पाइट ऑफ 3.5% हाइक इन नॉमिनल वेजेस। और यही सेम ट्रेंड हमें जो अदर डेवलप इकोनॉमीज़ हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम एशियन नेशंस की बात करें तो एशियन नेशंस मेकअप 8 ऑफ द टॉप कंट्रीज टू फोरकास्ट टू सी रियल वेज सैलरी राइज लेड बाय इंडिया। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4.6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वियतनाम में 4.0 का एंड चाइना अप 3.8%। तो फिलहाल के लिए जो ईसी इंटरनेशनल का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग कम आगे आने वाला जो टाइम है वो एटलीस्ट 1 ईयर जो कंपनीज के लिए दैट विल बी डिफ़िकल्ट, इवन वर्कर्स के लिए भी वो डिफ़िकल्ट रहेगा। दोनों ही साइड, कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, चैलेंजिंग है, और वर्कर्स के लिए भी चैलेंजिंग, क्योंकि जो उनकी नॉमिनल ग्रोथ है वेजेस में उससे ज़्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू कैच अप, जिसका इम्पैक्ट हमें डिमांड पर और कंजप्शन पर क्लियरली विजिबल होगा। और डिमांड कंजप्शन फॉल करेगी तो इकोनॉमीज फॉल करेंगी। इसी वजह से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर एंटिसिपेटिंग हाई और वेरी
impactful recession on upcoming time. सो अप्रॉक्सीमेटली इस सर्वे में 360 मल्टीनेशनल कंपनी से जो कि 68 कंट्री से बिलोंग करती हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया गया एंड दिस इज द वेजेस वो टॉप 10 कंट्रीज एंड देयर प्रिडिक्टेड रियल टर्म सैलरी इंक्रीज इन 2023. प्रिडिक्टेड रियल टर्म सैलरी इंक्रीज, जब इसका मतलब एक्चुअल में सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन को देखते हुए, इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए. और इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है 4.6, फॉलोड बाय वियतनाम, चाइना, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ओमान एंड रशिया. एंड द बॉटम 5 विद देयर एक्सपेक्टेड इंक्रीजेस पाकिस्तान, गाना, टर्की, श्रीलंका एंड अर्जेंटीना. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. कार मेकर्स ईयर्स एज सेल्स जंप इन फेस्टिव सीजन. जैसा कि एंटिसिपेट किया गया था कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं और फेस्टिवल की वजह से इंडिया में जो डिमांड है, जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ करेगा. प्रोबेबली ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमें इंक्रीज़ देखने को, उनकी सेल में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा. तो फाइनली द मंथ लॉन्ग फेस्टिवल सीजन दैट एंडेड ऑन वेडनेसडे ब्रॉट cheer to the passenger vehicle makers as the sale to rose by strong demand. तो मारुति सुजुकी 64% डिमांड बढ़ी है, हुंडई में 21%, टाटा मोटर 43% एंड ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.5x का जंप देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस्टिव डिमांड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर टू गिव सीसीआई लीगल पावर बिफोर मर्जिंग एनएए विद इट. तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो लीगल पावर है उनको इंक्रीज करने का सोच रही है और इसके लिए जो की प्रोविजंस हैं उनमें भी अमेंडमेंट लाया जाएगा. इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस एंटी प्रॉफिटरिंग बॉडी और एंटी प्रॉफिटरिंग रेगुलेशन ऑफ जीएसटी, तो फिलहाल के लिए जो नेशनल अथॉरिटी बनाई गई थी एंटी प्रॉफिटरिंग को रोकने के लिए जीएसटी में, उसको मर्ज किया जा रहा है सीसीआई में. सीसीआई में उसको मर्ज करने की बात चली क्योंकि 5 साल के लिए उसको बनाया गया था. 5 साल का टेन्योर ओवर हो चुका है. तो गवर्नमेंट का मानना है कि जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनएए भी बोलते हैं, उस नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को सीसीआई से मर्ज कर दिया जाए. हालांकि इसके अपना एक सेपरेट डोमेन फंक्शन है एनएए का, तो अगर उसको सीसीआई में मर्ज किया जाएगा तो डेफिनेटली जो उसकी पावर है वो सीसीआई को दे दी जाएंगी. और वो पावर देने के लिए जो लीगल पावर है, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनमें चेंज करना ज़रूरी है. तो इसीलिए गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इस प्रपोजल को कंसीडर कर रही है कि जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके कुछ की प्रोविजंस को अमेंड किया जाए जो कि मोर स्पेसिफिकली एंटी प्रॉफिटरिंग से रिलेटेड हैं. तो जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो टेन्योर है वो नवंबर में ख़त्म हो रहा है. गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको मर्ज कर दिया जाए सीसीआई से. तो जो भी अमेंडमेंट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है सीसीआई की लीगल पावर्स में, अगर वो नवंबर एंड तक नहीं हुए तो प्रॉबेबली जो मर्जर है 2 एंटिटीज़ का, 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, ये डिले हो सकता है. सो लेट अस सी वेदर द गवर्नमेंट विल बी सक्सेसफुल on this case or not. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. वर्किंग टूवर्ड्स बेस्ट एफटीए विद इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया. कल की न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि यूके में पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुआ है, पॉलिटिकल रीन चेंज हुआ है. तो डेफिनेटली जो एफटीए नेगोशिएशन अभी फिलहाल इंडिया और यूके के बीच में चल रहा है वो भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि डेफिनेटली पॉलिटिकल पावर के चेंज होने से ओरिएंटेशन भी चेंज होता है. तो उसी को लेकर के ब्रिटेन ने कल बोला है कि ब्रिटेन इज़ नेगोशिएटिंग और यूके इज़ नेगोशिएटिंग विद द इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया. तो एफटीए जो नेगोशिएट हो रहा है वो इकोनॉमिक सुपर पावर से हो रहा है और उसके लिए जो यूके है वो बेस्ट काम कर रहा है, बेस्ट तरीके से काम कर रहा है. सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द बेस्ट एफटीए फॉर इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया. तो जनवरी में जो नेगोशिएशन लॉन्च हुआ था जिसको कहा जाए कि दिवाली तक वाइंड अप हो जाएगा, तो अभी फिलहाल के लिए वो वाइंड अप होता हुआ नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन यूके. ऑल्दो यूके हैज़ अगेन रीइटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एफटीए. और उनका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से इस एफटीए को वाइंड अप करने में अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. मस्क pledges to close ट्विटर डील टुमारो. तो ट्विटर को एक्वायर करने के लिए, ट्विटर को परचेज करने के लिए बहुत टाइम से एलन जो मस्क हैं वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं. फाइनली मंडे को उन्होंने ये प्लेज किया है कि वो ट्विटर को खरीद लेंगे नेक्स्ट डे तक. और जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से फंडिंग की रिक्वायरमेंट या फंडिंग की हेल्प मांगी. सो अकॉर्डिंग टू द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर, एलन मस्क प्लेज Monday to close the acquisition of Twitter by Friday in a video conferencing.
तो फिलहाल के लिए जो बैंक्स के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी, डील्स चल रही थी फंडिंग सपोर्ट के लिए, वो भी वाइंड अप होने वाली है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद इस बार ये डील क्रैक हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अल्फाबेट माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक फियर ऑफ अ ग्लोबल डाउनटर्न। तो रिसेंट टाइम में जिस तरीके से बड़ी कंपनी जो एमएनसीज हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट, इनके जो स्टॉक्स हैं जिस तरीके से इम्पैक्ट किए हैं लास्ट वीक, उसको देखते हुए ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो रिसेशन है वो आने वाला है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न है दैट हैज़ एक्चुअली इनिशिएटेड, कि जिस तरीके से इनिशियल अर्निंग में इंक्रीज देखने को मिला था स्टॉक मार्केट में, लेकिन वेडनेसडे को जिस तरीके से अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के स्टॉक टम्बल हुए हैं और जिस तरीके से उनके ग्लूमी रिजल्ट्स आए हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की, जो उसको देखते हुए जिस तरीके से शेयर मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं उनकी इनकम फॉल कर रही है, उनका प्रॉफिट फॉल कर रहा है, उनका रेवेन्यू फॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ हाई रिस्क और देयर इज चांसेस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स के बाद, उनकी परफॉर्मेंस के रिजल्ट के बाद स्टॉक मार्केट में उनके शेयर भी बहुत ज़्यादा टंबल किए हैं और इस परफॉर्मेंस के बाद जो स्लो डाउन है वो और ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो जो एंटिसिपेशन था रिजल्ट्स को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट में, फिलहाल वो अचीव नहीं हो पाया, जिसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट और उनके शेयर प्राइसेस पर भी क्लियरली विजिबल रहा वेडनेसडे को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन्वेस्टर्स पुल आउट ₹6,578 करोड़ फ्रॉम SIPs, मोस्ट इन 11 months. Retail investors seems to have dipped into their mutual fund savings to meet their pre-festival spending. तो जो ये हमें पुल आउट देखने को मिल रहा है SIP से, ये क्यों देखने को मिल रहा है? इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़ चैनल, यू मस्ट बी नोइंग कि लिक्विडिटी की शॉर्टेज चल रही है, फंड की शॉर्टेज है, और इसको लेकर RBI ने भी इंटरवेंशन लिए थे लास्ट अक्टूबर में 2 बार एग्रेसिवली फंड पुश किया है, लिक्विडिटी पुश करी थी मार्केट में जस्ट टू सपोर्ट द फेस्टिवल डिमांड। इसके अलावा भी जिस तरह से ह्यूज डिमांड इंडिया में फेस्टिव सीजन्स में होती है, उसको देखते हुए जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 6,578 करोड़ रुपए अपने SIP से निकाले, और ये अभी पिछले 11 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसी ड्यूरेशन में क्यों निकाले? डेफिनेटली प्री फेस्टिव स्पेंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स ने मार्केट से मनी पुल आउट किया। तो जो SIPs, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स की सेविंग होती है और उस सेविंग को रिक्वायरमेंट में खर्च करते थे। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इन्वेस्टर्स ने प्री फेस्टिव सीजन में 6,500 करोड़ मार्केट से और SIPs अकाउंट से, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अकाउंट्स हैं, उससे निकाले सितंबर मंथ में। और जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला वो हाउसेस, ज्वेलरीज और न्यू आईफोन्स में देखने को मिला। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.